हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल साकेत कोर्स पर स्वागत है। आज का टॉपिक है एल्गोरिदम एनालिसिस। तो नाम से ही लग रहा है एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम, पहले एल्गोरिदम क्या हो? किसी भी काम को हम लोग करते हैं या कंप्यूटर को हम लोग टास्क देते हैं तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर हम लोग जो लिखते हैं उसको एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। हमें कोई प्लेस ए से प्लेस बी जाना है थ्रू व्हीकल, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले करेंगे स्टार्ट द जर्नी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्यूल चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्यूल अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग पेट्रोल पंप जाएंगे और फ्यूल को डाल फिल कर देंगे व्हीकल में। उसके बाद अगर फ्यूल और या तो फ्यूल सफिशिएंट नहीं है या तो फ्यूल सफिशिएंट है। अगर फ्यूल सफिशिएंट है तो हम लोग सीधे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग रूट चेक करेंगे और जो लीस्ट ट्रैफिक रूट होगा वो लेंगे। उसके बाद चूजन रूट के अनुसार ड्राइविंग करेंगे। उसके बाद जो ओब्स्टेकल रूट में आएगा उसको हैंडल करेंगे, प्लेस बी पहुंच जाएंगे इन द जर्नी। कहने का मतलब ये एक प्रोसीड्यूर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर हुआ फॉर गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। तो ये एक क्या हो गया, रियल लाइफ में जो हम लोगों ने काम किया और उसको स्टेप बाय स्टेप हमने लिख दिया, तो ये रियल लाइफ एल्गोरिदम हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली वैसे एल्गोरिदम देखेंगे जो कंप्यूटर को जो हम लोग टास्क देते हैं और उस टास्क को एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते हैं, उसको वही वैसे ही एल्गोरिदम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस तो जैसे एक एग्जांपल है, मान लिया हम लोगों ने कंप्यूटर को एक टास्क दिया कि 2 नंबर को आपको ऐड करना है। ठीक है, एक कंप्यूटर को हम लोग तो पहले कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट नंबर 1 ले लेगा, फिर नंबर 2 को इनपुट ले लेगा, फिर सम कैलकुलेट करेगा, फिर प्रिंट कर देगा सम को। तो इस प्रकार से एक एल्गोरिदम हो गया। एक टास्क हमने कंप्यूटर को दिया, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक एल्गोरिदम हो गया। अब बात आती है कि एनालिसिस, एल्गोरिदम का एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही प्रॉब्लम के 2 या 2 से अधिक एल्गोरिदम हो सकते हैं। ऐसे केसेस में कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है, कौन सा एल्गोरिदम बेहतर नहीं है, इसके लिए इस चीज को पता करने के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का एक पहला कारण है कि हम लोग देखते हैं कि एल्गोरिदम करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, एल्गोरिदम फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट में टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं है, पहला बात। दूसरा बात है कि उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, मतलब उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका नाम होता है, मतलब एग्जीक्यूशन में कितना समय लेगा। तीसरा है कि जब वो एग्जीक्यूट होगा तो रैम में कितना स्पेस लेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सब हम लोग एल्गोरिदम का देखते हैं, उस अनुसार से एल्गोरिदम को चूज करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम सुपीरियर है, कौन सा एल्गोरिदम इंफीरियर है, और जो सबसे सुपीरियर एल्गोरिदम होता है उसी को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले दिमाग में आता है कि अगर हमारे पास 2 एल्गोरिदम है और दोनों को एनालाइज करना है कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों को कंप्यूटर पे रन करके देखेंगे, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम रहेगा वो बेहतर होगा। लेकिन ये एक सही पैमाना नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि एक एग्जांपल समझ, एक ही एल्गोरिदम, सिंगल एल्गोरिदम सिंगल कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एग्जीक्यूशन स्पीड देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब पहली बार वही एल्गोरिदम जब कंप्यूटर पे रन कर रहा हो तो बैकग्राउंड में प्रोसेसर बिजी ना हो, और अगर जब दूसरी बार वही एल्गोरिथम हम लोग रन करा रहे हैं तो बैकग्राउंड में प्रोसेसर बिजी हो। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 एल्गोरिथम हो, तो 2 एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2। एक कंप्यूटर 1 पे एग्जीक्यूट होने में 4 सेकंड ले रहा है, एक कंप्यूटर 1 पे एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड ले रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? यहां से तो लगता है कि एल्गोरिथम 1 बेहतर है, क्योंकि एल्गोरिथम 1 कम समय ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। लेकिन थोड़ा यहाँ आइए, कंप्यूटर 2 पे एल्गोरिथम 1 3 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्गोरिथम 2 सेकंड में। यहाँ पे क्या अलग बेहतर हो रहा है? एल्गोरिथम लग रहा है कि एल्गोरिथम 2 बेहतर है। तो जैसे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जिस समय एल्गोरिथम 2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसमें हो सकता है कि प्रोसेसर बैकग्राउंड में कोई वर्क कर रहा होगा, सिस्टम लोडेड होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ज्यादा समय लग गया। यहाँ पे क्या है, जिस समय एल्गोरिथम 2 कंप्यूटर 2 पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो जिस समय ये एग्जीक्यूट हो रहा हो उसके कंपैरेटिवली इस समय खाली होगा, है ना, सिस्टम लोडेड नहीं होगा, तो यहाँ पे कम समय
ले रहा है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट, यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है एल्गोरिदम 1, यहाँ पे एल्गोरिदम 2 बेहतर लग रहा है। तो कहने का मतलब एग्जीक्यूशन टाइम से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि एल्गोरिदम 1 बेहतर है कि एल्गोरिदम 2 बेहतर है, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम हमारे सिस्टम के प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है उस पर निर्भर करता है, हमारे सिस्टम का बैकग्राउंड में लोडेड है कि नहीं है उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन टाइम से हम लोग सही नहीं बता सकते कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है, कौन सा एल्गोरिदम बेहतर नहीं है। दूसरा एक आता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड हो गए, ये भी एक सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग, और दूसरा है कि स्टाइल ऑफ प्रोग्रामर क्या है, मतलब प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लिखने में क्या कैसे लिखता है। कोई ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखता है तो कोई कॉन्साइज कोड लिखता है, इसलिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड भी सही नहीं होगा। तो तीसरा एक बात होता है, एक चीज और होता है कि अगर मान लिया जाए दो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम 1 और 2, तो इन दोनों एल्गोरिदम में कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे कोई सर्टेन इनपुट के लिए एल्गोरिदम 1 बेहतर है, सर्टेन इनपुट के लिए एल्गोरिदम 2 बेहतर है। तो जब कुछ ऐसे इनपुट हैं जिनके लिए एल्गोरिदम 1 बेहतर है, कुछ ऐसे इनपुट हैं जिनके लिए एल्गोरिदम 2 बेहतर है, तो हम लोग को कंफ्यूज हो जाएंगे कि एल्गोरिदम 1 बेहतर है कि एल्गोरिदम 2 बेहतर है, क्योंकि कुछ इनपुट के लिए एक बेहतर है, कुछ इनपुट के लिए दूसरा बेहतर। इन सबों को टैकल करने के लिए हमारे पास आता है वी विल कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। हम लोग टाइम एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन, वी विल कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन, और ये सबसे सही तरीका है, हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग वी विल कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन। तो इसको समझने के लिए हम लोग कैसे फंक्शन ऑफ इनपुट एन से हम लोग कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, है ना, वो हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉब्लम है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकालना है। कहने का मतलब एन अगर 2 है तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर 1 + 2, तो आउटपुट क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एन अगर 3 है तो आउटपुट क्या होगा? सम ऑफ 1 + 2 + 3, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या होगा? 6 होगा। अगर n = 4 है तो आउटपुट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर तो 10 है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 इंप्लीमेंटेशन है। पहला जो है ना, फंक्शन sum1 है। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला होता है वो हमने रख दिया, n is multiplied with n + 1 and then that is divided by 2 and then we have printed the sum, है ना। तो ये एक तरीका हो गया, है ना, पहला फर्स्ट फंक्शन sum1। दूसरा जो है सेकंड फंक्शन है वो है sum2। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोगों ने सम को 0 ले लिया, उसके बाद 1 से लेके n तक का लूप चलाया और सम को लगातार ऐड करता गया, है ना। तो फिर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ये है दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन में क्या है, हम लोगों ने सम 0 कर दिया, है ना, और इसमें क्या कर रहे हैं, i = 1, है ना। 1 के लिए ये जो है ए लूप जो है एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये लूप एक बार एग्जीक्यूट, और i अगर 2 होगा तो ए लूप के 1 और 2 टाइम्स, है ना, तो 1 + 1, है ना। जब i2 हो i3 होगा तो ए लूप 3 टाइम्स, है ना। तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं। पहली बात है कि इसको एग्जीक्यूट हम होने में, मान लिया जाए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में C1 समय लगता है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में C2 समय लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब टोटल एग्जीक्यूशन टाइम से कितना होगा? C1 + C2 = C1 + C2 होगा, है ना। और इसको हम लोगों ने एक मान लिया है कांस्टेंट C1 + C2 एक कांस्टेंट होगा, उसको हम लोगों ने नाम दिया C। ठीक है, कहने का मतलब n 10 हो तो भी C लगेगा, n 100 हो तो भी C, n 1000 हो तो भी C, n 10,000 हो तो भी C, n लाख हो तो भी, कुछ भी n का वैल्यू है हमेशा कांस्टेंट क्या लेगा? C लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको एग्जीक्यूट होने में C3 टाइम लगेगा, और इसको एक बार एग्जीक्यूट होने में अगर C4 टाइम हम लोग मानते थे, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? n बार, है ना। तो n C4 टाइम लगेगा। इसको एग्जीक्यूट होने में हम लोग मान लेते हैं कि C5 टाइम लगेगा। तो कितना टोटल हो जाएगा? n C4 + C3 + C5।
अब हम लोग C4 को मान लिया, वो लिख देते हैं AN, है ना, C4 को मान लेते हैं A और N, है ना, और C3 प्लस C5 को हम लोग B मान लेते। तो इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, AN प्लस B। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है कि इसको एग्जीक्यूट होने में मान लिया जाए कि लगेगा टाइम C6, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट होने में अगर मान लिया हम लोग लेते हैं एक बार एग्जीक्यूट होने में C7, ठीक है, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n प्लस 1/2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा ये, है ना। और ये एग्जीक्यूट होने में मान लिया जाए कि C8 टाइम। तो कहने का मतलब टोटल एग्जीक्यूशन स्पीड कितना होगा, C7 n प्लस 1/2 प्लस C6 प्लस C8, है ना। अगर आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, है ना, तो हो जाएगा n² C7/2 प्लस n C7/2 प्लस C6 प्लस C8, है ना। तो यहाँ पे ये है इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट n, है ना। तो इसके जगह हम लोग कुछ रख देते हैं ताकि हम लोग को एनालिसिस करने में आसानी होगा। C7/2 को मान लिया A1n², है ना, इसको भी A1n, है ना, और प्लस B1, ठीक है। तो ये हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन एज ए इनपुट n, time complexity of this function as a input n, time complexity as a this function as a input n। तो यहाँ पे कांस्टेंट टाइम लग रहा है, यहाँ पे जो है एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट n ग्रो कर रहा है, यहाँ पे जो है एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट n² ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, है ना, हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि सम1 फंक्शन है ना, इस ये जो है कांस्टेंट टाइम में रन करता है, चाहे n पे निर्भर नहीं, n कितना भी ज्यादा हो जाए या कितना भी कम हो जाए, ये हमेशा कांस्टेंट टाइम देगा। सम2 जो है उसका वो टाइम है वो n पे लिनियरली डिपेंडेंट है ना, वो समय जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो an प्लस b होगा। सम3 जो है A1n² प्लस A1n प्लस B1, ठीक है। तो ये थी। अब अगर ये जो कांस्टेंट है ना, ये हार्डवेयर पे निर्भर करता है, आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड कितना है, इन सबों पर जो है कांस्टेंट निर्भर करता है। अब अगर मान लिया जाए जो फंक्शन सम1 है, इसमें हम लोगों ने एज्यूम किया है कि जो कांस्टेंट है वो 100 मिलीसेकेंड है, ठीक है। और जो सम2 फंक्शन है उसमें हम लोगों ने एज्यूम किया है कि जो ए है वो 3 मिलीसेकेंड है, बी जो है 20 मिलीसेकेंड है, ठीक है। अब अगर n = 2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर अगर हमको निकालना हो, तो निश्चित रूप से फंक्शन जो सम1 है वो 100 मिलीसेकेंड लेगा, और जो फंक्शन सम2 है वो कितना लेगा, है ना, 10, है ना, इंटू 2 20 प्लस 20, है ना, दैट इज 40 मिली। कहने का मतलब यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो फंक्शन सम2 है वो बेहतर है, ठीक है, यहाँ पे बेहतर। n = 3, सम1 तो फंक्शन सम1 तो उतना ही लेगा, 100 मिलीसेकेंड लेगा, लेकिन सम2 कितना लेगा, है ना, तो 10 × 3 30 प्लस 20, है ना, तो 50 मिली। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि सम2 बेहतर है, करने का मतलब सम2 जो फंक्शन है वो कम समय ले। उसी प्रकार से n4 n5 n8 के लिए देखिए, तो n8 के लिए जो है 100 मिलीसेकेंड जो है सम1 लेगा, लेकिन सम2 कितना लेगा, 8, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 20, है ना, दैट इज 100 मिलीसेकेंड। तो n जब 8 हो जाएगा तो दोनों एक ही समय लेगा, और जब n 9 हो जाएगा या n > 8 हो जाएगा, तब हमेशा सम2 जो है वो सम1 से ज्यादा समय लेगा, है ना। n अगर 9 यहाँ रखते हैं तो 9 × 10 90 प्लस 20 110। कहने का मतलब सम2 जो है हमेशा ज्यादा समय लेगा सम1 से, है ना, जब n > 8 होगा करेगा। इसको ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो देख रहे हैं कि 100 मिलीसेकेंड कांस्टेंट है ना, ये किसका है ना, ये सम1 है ना, और ये क्या है, सम2 है ना। तो ये हमेशा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये n = 8 के बाद, है ना, 8 के बाद ये हमेशा जो ग्राफ है वो टाइम टेकन जो है, मतलब जो टाइम टेकन है वो हमेशा सम2 से कम हो रहा है n = 8 के बाद, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन एल्गोरिदम बेहतर है, इससे पता चलता है
कि जो हमारा सम 1 जो फंक्शन है वो बेहतर है, क्योंकि 8 तक ही पुअर परफॉर्म कर रहा है लेकिन 8 के बाद हमेशा वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि सम 1 बेहतर एल्गोरिदम है ना, सम 2 के मुताबिक। अब थोड़ा सा हम लोग सम 3 को देख लेते हैं, है ना। इस ए कैसे ग्रो कर रहे हैं, है ना, क्वाड्रेटिक, है ना। ए कांस्टेंट ग्रो है, ए लीनियर ग्रो है, ये क्वाड्रेटिक है। हम लोगों ने मान लिया कि a1 5 है, b1 10 है। देखिए कांस्टेंट का वैल्यू कम हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पे अगर a देखिएगा तो a हमने 10 रखा था और b हमने 20 रखा, लेकिन यहाँ पे जो है सो a1 हम लोगों ने 5 रखा है, b1 कांस्टेंट कम रख रहे हैं। उसके बाद भी देखिए क्या होता है, अगर n इक्वल टू 2 होता है तो 2 स्क्वायर 4 into 5 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, है ना। 20 और 10 30 और b1 10 है 40। तो सम 3 जब n इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 40, n इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 into 5 45, 3 into 5 15, है ना। 45 और 15 60 एंड प्लस 10, है ना। तो सम 3 कितना हो जाएगा 7, n इक्वल टू 4, है ना। वैसे ही आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 5 80, है ना। 4 into 5, है ना 20 एंड प्लस 10, है ना। तो 80 20 10, है ना, दैट इज 1। कहने का मतलब n की वैल्यू जब 4 आए उसी समय ये जो है सो क्या हुआ, है ना, इससे बेहतर परफॉर्म करने। ये जो एल्गोरिदम था वो 8 या 8 के बाद बेहतर परफॉर्म किया, 8 या 8 के बाद पुअर परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन ये जो एल्गोरिदम है वो 4 या 4 के बाद ही जो है पुअर परफॉर्म कर रहा। मतलब ये जो टाइम ले रहा था वो 8 के बाद हमेशा ज्यादा समय ले रहा था, n ग्रेटर देन 8, लेकिन ये जो है 4 के बाद ही ज्यादा समय ले रहा है। कहने का मतलब इसका टाइम जो है टाइम टेकन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 8 के बाद ये ज्यादा समय ले रहा है इससे, लेकिन ये जो है सो 4 के बाद ही जो है इससे ज्यादा समय ले रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो है सो जैसे जैसे n बदल रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो टाइम टेकन है वो ज्यादा स्पीड से बदल रहा है, वो मोर स्पीड से बदल रहा है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा n इक्वल टू 8 के लिए ये जो है सो ये उसके बाद जो है सो ये ज्यादा समय ले रहा है, लेकिन ये n इक्वल टू यहाँ पे 4 या 4 के बाद, है ना, 4 या 4 के बाद ये जो है सो हमेशा ज्यादा समय। वो कहने का मतलब ये जो है सो क्वाड्रेटिकली ग्रो कर रहा है, ये जो है सो लीनियर ग्रो कर। ये क्या है ना, सम 1 है, ये जो है सो सम 2 है और ये जो है सो सम 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से सम 1 सम 2 सम 3 है ना। तो सम 1 से बैड परफॉर्म कर रहा है सम 2 से भी ज्यादा बैड परफॉर्म कर रहा है सम 3। मतलब सबसे बैड कौन परफॉर्म कर रहा है, सम 3, है ना। तो ये यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एल्गोरिदम क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ इनपुट n लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट n से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, एंड कैसे लीनियर फंक्शन ऑफ इनपुट n कांस्टेंट फंक्शन से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पे और वर्स्ट केस, बेस केस, एवरेज केस पे देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।